Yes. Let us see the some questions on the nuclear radioactivity and nuclear physics and atoms and nuclei basically. Yes. So I hope you can see the screen. Okay. So this is actually the question. You may see here. Just read the question carefully. A freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours emits radiations of intensity which is 64 times the permissible safe level. Okay, 64 times of the permissible safe level. Hello. Yes. Okay. So basically the 64 times of the permissible safe level. मतलब जितना इंसान सह सकता है, मतलब जिस लेवल पे इंसान का बॉडी जो है वो सेफ रह सकता है, तो उससे 64 टाइम्स ज्यादा खतरनाक इंटेंसिटी की रेडिएशंस, ठीक है ये सब बताया जा रहा है. ठीक है, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड को के अंदर से उसका हाफ लाइफ 2 आवर्स है और उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो इनिशियली 64 टाइम्स ज्यादा खतरनाक है जो हमारा बॉडी सह सकता है या सेफ रह सकता है जिसके ऊपर, उसके कंपैरिजन में. ओके, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली विद दिस सोर्स इज. यस. ओके, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कि एक सिंपल सी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये देखो, ये सपोज सोर्स है, ठीक है. इस सोर्स में से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं तो ये स्टार्टिंग में बहुत हाई स्पीड से निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में रेट हमने ऑलरेडी देखा है कि ऑलरेडी रेट रेडियोएक्टिविटी का जो रेट है वो ज्यादा होता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है. ऑलमोस्ट एक हाफ लाइफ के अंदर क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, बराबर. फिर 2 हाफ लाइफ के बाद रेट जो है वो 1/4 हो जाता है, मतलब उस आधे का भी आधा हो जाता है. फिर 3 हाफ लाइफ के बाद रेट आधे का भी आधा हो जाता है, मतलब 1/8 हो जाता है. एंड सो ऑन लाइक दैट द रेट गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, राइट. सो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द number of undisintegrated nuclei present at any instant of time, and that's why we get that the rate decreases exponentially, so that after each half life the rate goes on becoming half of the initial value. तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या है ना कि हमको अगर दो आवर्स उसका हाफ लाइफ है, ठीक है, देखो यहाँ पे उसका हाफ लाइफ 2 आवर्स दिया हुआ है, तो आफ्टर 2 आवर्स व्हाट विल हैपन इज द रेट और नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है, जो पहले यहाँ पे N0 थे सपोज, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, N0/2 हो जाएंगे, ठीक है. यस, फिर और एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, मतलब और एक 2 आवर्स के बाद N0/4 हो जाएंगे. इन द सेम वे हियर वी वांट टू डिक्रीज देम 64 टाइम्स लेस, क्योंकि यहाँ पे N0/64 होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है एक्चुअली, समझा ठीक से. मतलब N0/64 अगर वो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इट इज 64 टाइम्स डेंजरस. ओके, सो इट विल बी सेफ ओनली व्हेन इट विल जस्ट रिड्यूस्ड बाय 64 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. मतलब जितना वो इनिशियली है तो उसका 64 टाइम्स अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो 64 टाइम्स कम, इतने जो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अगर बचते हैं तो तभी उसके बाद वो सेफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो हार्मफुल नहीं रहेगा, उतना ज्यादा डेंजरस नहीं रहेगा.
तो यही टाइम हमको ढूंढ के निकालना है। तो अभी ये हमको निकालना है मतलब कि इस n0/64 होने के लिए कितने हाफ लाइफ लगेंगे। उसके लिए हमको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आंसर करना होगा। n इज इक्वल टू n0/2 होता है क्या नहीं। तो k हाफ लाइफ के बाद क्या होता है कि n0/2 इतना बचता है। तो यहाँ पे हमको k ढूंढ के निकालना है, और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी n0/64 बोल के रखा है, तो इसका मतलब 2k का वैल्यू 64 है। ऐसा k हमको ढूंढ के निकालना है। अब वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि 2 8 ना, चेक करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, नहीं सॉरी 6, going to be 64. That means 6 half lives, okay, will be required. इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हाफ लाइफ्स के बाद वो n0/64 बन जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अभी 6 हाफ लाइफ मतलब घंटे कितने हो गए, क्योंकि हमको दिया ऑलरेडी कि एक हाफ लाइफ जो है वो 2 घंटे का है। तो अगर 2 घंटे का एक एक हाफ लाइफ, ऐसे अगर 6 हाफ लाइफ अगर मिलाओ तो वो एक्चुअली 12 घंटे हो जाएंगे। सो वी कैन जस्ट से दैट आफ्टर 12 आवर्स, which is going to be the answer here, which is available there in the option D here. Okay, so after 12 hours we can just get that the radioactive element will be safe to work with, ठीक है। अदरवाइज उससे पहले अगर हम उसके साथ काम करेंगे तो इट विल नॉट बी सेफ, बिकॉज इट्स रेडियोएक्टिविटी जो है वो 64 टाइम्स कम नहीं हुआ है तब तक, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेफ लेवल होता है उसके 64 टाइम्स ऑलरेडी वो ज्यादा है, ठीक है। तो एटलीस्ट 12 घंटे लगेंगे उसको जो सेफ लेवल पे उतरने के लिए। ओके, समझे ठीक से। Okay, so see here this 37th here, that is 2 samples X and Y contain equal number of radioactive substances if 1/16th of sample X and 1/256th of sample Y remain after 8 hours, then the ratio of their half lives is, okay, तो देखो yes, just read the question carefully once again. That is 2 samples X and Y contain equal number of radioactive substances. Okay, इसका मतलब n0 is actually going to be the same, right? n0 for X is going to be same as n0 for Y. Okay, तो दोनों का n0 जो है वो इनिशियल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो सेम है, ठीक है। If 1/16th of sample X remains after 8 hours, okay, तो देखो यहाँ पे 8 घंटे के बाद जो है वो 1/16 इतना सैंपल बचता है। तो इसका मतलब उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया बताओ। देखो n इज इक्वल टू n0/2k होता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसका हाफ लाइफ पीरियड निकाल के दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा बोला है कि 8 घंटे के बाद जो है उसका n0/16 बचता है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बोलने का जल्दी। यस, अभी दिख रही है ना। यस सर। हाँ, ओके, तो अभी देखो n0 जो है वैल्यू x का और n0 y का दोनों का सेम ही दिया हुआ है, और एट द सेम टाइम आफ्टर टाइम t द value of number of nuclei is given by this formula where k is the number of half lives, बराबर। तो अगर ये हम यूज करें यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि if 1/16th of
द सैंपल रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, तो इसका मतलब n नॉट अपॉन 16 हो गया वो। इसका मतलब ये 2 रेज टू k जो है वो 16 के बराबर हो गया। लेकिन हमको पता है ऑलरेडी कि 2 रेज टू k इज इक्वल टू 16 मतलब क्या होता है 2 रेज टू 4 होता है। तो इसका मतलब k इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितने हो गए 4। समझा ठीक से? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स विल बी इक्वल टू 4, बट दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स ना। ये 8 घंटा मतलब 4 हाफ लाइव्स है। तो एक हाफ लाइफ कितना होगा फिर? यस, वन हाफ लाइफ विल बी एक्चुअली 2 आवर्स ओनली। तो ये हो गया x का, लेकिन x के लिए हमने ये सब किया। तो देखो क्या होता है, तो उसमें क्या बताया उन्होंने कि 1/256 ऑफ द सैंपल रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। इसका मतलब अभी फॉर y वी कैन जस्ट डू द कैलकुलेशंस हियर फॉर y। ओके, तो n is going to be equal to n naught by 2 raised to k dash, सपोज k dash मतलब उसके नंबर ऑफ, चलो ठीक है वो k ही लिखेंगे उसको क्योंकि हम सब y के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे n नॉट अपॉन 256 बोला हुआ उन्होंने, ठीक है, 1/256 ऑफ सैंपल मतलब 1/256 टाइम्स n नॉट, ये हो गया। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 रेज टू k इज इक्वल टू 256 मीन्स, अभी ऑलरेडी इस 256 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 16 रेज टू 2 लिख सकते हैं, बट 16 इज ऑलरेडी 2 रेज टू 4 राइट। तो 2 रेज टू 4 रेज टू 2 मतलब कितना हो गया, वो 2 रेज टू 8 हो गया कि नहीं। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे 2 रेज टू k इक्वल टू 2 रेज टू 8 को, तो उससे हमको मिल रहा है k इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8। दैट मीन्स द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, total number of half lives in that 8 hours is going to be 8 actually. So here we can just say that number of half lives is equal to 8, but that is equal to 8 hours ना, 8 घंटे में ये हो रहा है। तो इसलिए अगर 8 घंटा मतलब 8 हाफ लाइव्स है, तो 1 हाफ लाइफ कितना होगा, 1 half life will be 1 hour only, that's it. That means we can just say that this 1 hour is the half life of y, this is for y, okay, and this 2 hours is the half life of x. So now what is the problem in finding the ratio then? तो रेशियो अगर ढूंढ के निकालना है तो इसलिए यहाँ पे क्या करो, हाफ लाइफ ऑफ x अपॉन हाफ लाइफ ऑफ y will actually become equal to 2:1. that means a is going to be actually the correct option. ठीक है, समझा ठीक से? या ऐसा भी कर सकते हो इसको, n इज इक्वल टू क्या होता है ना, n नॉट इंटू e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी होता है, बराबर। यस, तो ये nx के लिए ऐसा फॉर्मूला बनेगा एक, नहीं ठीक है, इससे हमको nx और ny का रेशियो मिल जाएगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 मिलेगा ना, हाँ हाँ कर सकते हैं। देखो nx इज इक्वल टू n नॉट इंटू e रेज टू लैम्बडा, एक्चुअली हियर वी कैन जस्ट, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको 2 बार यूज करना है, ठीक है। एक बार x के लिए जो कि nx will actually be equal to n naught which is same for both into e raised to lambda x into t, okay, and दूसरे के लिए ny जो कि n naught जो कि सेम है दोनों के लिए, और e raised to माइनस ऑब्वियसली, सो यहाँ पे भी माइनस लैम्बडा y into t, करेक्ट है, ऐसा मिलेगा। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो x का जो सैंपल है वो 1/16 तक रिड्यूस होता है, और ये जो है y का 1/256 तक रिड्यूस होता है। तो अगर हम उसके वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे ना, तो और रेशियो लेंगे, तो देखो इन दोनों का रेशियो लेना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमको मिलेगा nx अपॉन ny, ओके, दैट इज इक्वल टू n नॉट कैंसिल, और यहाँ पे आएगा e रेज टू, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा लैम्बडा y into t minus lambda x into t, correct है। So that we can just get this nx which is 1/16 times of n naught
and ny is actually going to be 1 upon 256 times of n naught, right? That is going to be equal to e raised to t common and n lambda y minus lambda x, करेक्ट है? यस, तो ये n नॉट कैंसिल होके ये 256 ऊपर जाएगा तो 16 बन जाएगा यहाँ पे, और 16 will be equal to e raised to time t is given to be 8 hours, okay, and here lambda y minus lambda x is to be found out. So we can just take log on both sides. ये थोड़ा लेंदी पड़ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना? सो लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे log टू द बेस e एक्चुअली, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8 इंटू ब्रैकेट में lambda y minus lambda x, which is going to be equal to log of 16 to the base e again, okay, क्योंकि log of e is 1 to the base e only. तो इसमें से हमको lambda y minus lambda x एक्चुअली मिल जाएगा, जो कि नहीं तो छोड़ो, इसमें से कर भी सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा. क्योंकि यहाँ पे लॉग को अगर 2 बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये लॉग जो है लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा, और इस 16 को फिर हम यहाँ पे 2⁴ भी तो लिख सकते हैं आराम से, ठीक है? और फिर इसको अगर सॉल्व करोगे आगे तो lambda y minus lambda x, don't forget this 8 here, that is equal to 2.303 into, अब यहाँ पे ये 4 सामने आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा 4 times of log of 2 to the base 10, and hence here we can just use the formula for half-life period, the relationship between half-life period and the lambda. T half is always equal to 0.693 upon lambda, करेक्ट है? ये अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें से हमको मिलेगा lambda is equal to 0.693 upon t half. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.693 upon t half, मतलब tx एक्चुअली, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं 0.693 upon ty, और इस तरफ ये एक्चुअली 2.303 into log of 2 which is 0.3010, ये दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली 0.693 बनता है, तो ये 0.693 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा पूरी इस तरह से यहाँ पे भी, और ये दोनों टर्म्स में से भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंपली बचेगा ये 8 को भी नीचे लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 1 upon tx minus 1 upon ty is equal to 1 upon 2, बट यहाँ से हमको रेशियो निकालना है ना, इसका मतलब ty minus tx upon tx ty will be equal to 1 upon 2. ठीक है, छोड़ो, इसमें से हमको सिर्फ डिफरेंस मिल रहा है, रेशियो के लिए वही टेक्निक ठीक है, ओके. चलो, let us see the next question. Okay, just read the question carefully. Yes, the rate of decay of A at t equal to 2 hours. Sorry, 28 वाला ना. The half-life of 23892 uranium undergoing alpha decay is 4.9 into 10⁹ years. Okay, the activity of 1 gram of sample of 238
and 92 uranium each. Okay, half life दिया है ना. Okay, T half is given to be 4.5 into 10 raised to 9, right? जिससे हमको लैम्बडा मिल जाएगा. उसका लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, राइट? तो इसको यूज करके हमको लैम्बडा मिलेगा, मतलब वो बनेगा 0.693 अपॉन टी, जो कि 4.5 इंटू 10 रेज़ टू 9, ये हो गया लैम्बडा. ठीक है, बट देन हाउ विल यू फाइंड आउट द एक्टिविटी? तो एक्टिविटी के लिए तुमको पता होना चाहिए एक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा इनटू n हियर. यहाँ पे वैसा कुछ भी बोला नहीं है, तो इसका मतलब हमको इनिशियल एक्टिविटी ही निकालना है. 1 ग्राम ऑफ सैंपल का इनिशियल एक्टिविटी. ओके, हाँ हाँ हाँ, 1 ग्राम ऑफ सैंपल, वो मास भी दिया हुआ. ओके, तो देखो एक्टिविटी, चलो ठीक है, एक्टिविटी का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्बडा इनटू n हियर. ओके, n मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, या n नॉट ही बोल देंगे उसको. चलो ठीक है, तो अभी हाउ विल यू फाइंड आउट n नॉट इन दिस केस? हियर लैम्बडा तो हमको मिल गया, चलो ठीक है, बट n नॉट कैसे ढूंढ के निकालेंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन दैट सैंपल? तो उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियाई होंगे, है कि नहीं? और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. ये पता है सभी को? नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास होता है, करेक्ट है? सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, करेक्ट है? बट नंबर ऑफ मोल्स के लिए और एक फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि सिंपली नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट है? तो इससे ये जो इक्वेट करेंगे ना हम, तो इससे हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. ये देखो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस NO को Na को अगर इस तरफ लेके जाओ, तो हमको मिलेगा N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर. Okay, so this will be actually the number of atoms, which is same as the number of nuclei also. So if you just put it here, तो मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम. ओके, ये 1 ग्राम हो गया मास. ये इसमें से हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिलने वाला है, ठीक है ना? तो ये 1 ग्राम को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास नंबर से. तो मास नंबर कितना है उसका, ये देखो 238 दिया हुआ है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे 238 आ जाएगा नीचे, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको एवोगाड्रोस नंबर से, जो कि हमको पता है ऑलरेडी 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 हुआ करता है. तो ये हमको मिल गया नंबर ऑफ एटम्स, विच इज गोइंग टू बी सेम एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑल्सो, क्योंकि एक एटम के अंदर एक ही न्यूक्लिया होगा, क्योंकि यूरेनियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है, तो इसलिए उसका मोलर मास 238 ही रहेगा, और एक ही एटम का मॉलिक्यूल बनेगा, मोनो टाइप का ही है वो. तो इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी निकालने के लिए क्या करना है हमको, सिंपली लैम्बडा को n से मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म. तो अभी लैम्बडा देखो कितना है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि 0.693 अपॉन 4.5 इंटू 10 रेज़ टू 9, ये बन गया लैम्बडा का वैल्यू. और n का वैल्यू जो हमको अभी यहाँ पे मिला, ये भी ग्राम में ही होता है, या देखो, तो इसलिए 1 अपॉन 238 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23, करेक्ट है? Yes. So if you just solve this further, then we can be able to get the final answer. इसको solve करो ठीक से. उसके लिए ये 10 रेज़ टू 9 और 10 रेज़ टू 23 कैंसिल होके 10 रेज़ टू 14 बचेगा, वो तो हमको क्लियर हो गया. ये 10 रेज़ टू 14 तो यहाँ पे बचने वाला है, नो डाउट. बट ये 0.69 मतलब इसको 0.7 ही ले लो ऑलमोस्ट. so this is 0.7 and here this is 6.023 का मतलब उसको 6 ही ले लो ऑलमोस्ट. तो ये बन गया 6, और नीचे 45 मतलब 4.5, और ये 238, तो उसको 240 ले सकते हैं आराम से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? 240. तो अभी इसको अगर हम सपोज सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो क्या बनेगा. तो इस 6 को 6 1 जा 6 4 जा, ओके 24, एंड ये 40 हो गया. बाकी
अभी इस 4.5 और 0.7 को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, but we can just do one thing. 4.5 into 40 can be worked out. 4.5 into 4 कितना होता है 18, ओके, और ऊपर का एक 0 तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 0.7 upon 180, ओके, into 10 raised to 14, just kept as it is, and then we can just express it as 7 upon 1800 into 10 raised to 14, which can also be written as 7 by 14, sorry, 7 by 18 into 10 raised to 12, okay, and then we can be able to get this 7 by 18 in decimals. That means चलो इसको 7 by 20 कंसिडर कर लो ऑलमोस्ट, ठीक है, 10 raised to 12, तो 7 by 20 becomes actually 0.35, correct है, 0.35 into 10 raised to 12. This is going to be in disintegrations per second, DPS में आएगा वो, ठीक है, but what we want is मतलब 3.5 into 10 raised to 11 तो हो गया, but we want it in becquerel. Yes. Do you know what is the conversion factor between becquerel and disintegrations per second? Yes. Just use the conversion factor between the becquerel and disintegrations per second and just get the final answer. उसको multiply कर दो फटाफट, तो उससे तुमको final answer मिल जाएगा आराम से. सर किससे मल्टीप्लाई करना है? Conversion factor between becquerel and disintegrations per second. आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे वो दिया हुआ है कन्वर्जन फैक्टर दोनों के बीच में का. सर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक? नहीं, तुम्हारा टेक्स्ट बुक. ओके. हाँ देखो, अच्छा becquerel और इसमें तो कोई कन्वर्जन फैक्टर है ही नहीं. becquerel, one becquerel means one disintegration per second. ओके, अच्छा, ओके, क्यूरी का फाइनल 3.5 into 10 raised to 11, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं. अच्छा, ये ईयर्स दिया है ना, ओके, राइट राइट राइट, 4.5 into 10 raised to 9 ईयर्स है.
ओके, तो जो डीके रेट जो हमको मिलेगा, लैम्डा जो मिलेगा वो पर ईयर मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमको पर सेकेंड में कन्वर्ट करके लेना होगा उसको। सो यहाँ पे और कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। देखो लैम्डा जो है तो वो एक्चुअली, ये देखो ये जो हमने किया ना यहाँ पे, ये इधर तक तो समझा है ठीक से, ठीक है। तो ये एक्चुअली और फिर एक दिन भर में कितने सेकेंड्स होते हैं, जो कि हमको पता है 86400, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सेकेंड्स में आ जाएगा। ये आ गया अभी सेकेंड में, और इसको यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो वो इधर डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा। तो ये 365 इंटू 86400, ठीक है। तो मतलब फाइनली हमको ये मिलेगा 0.7 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 365 इंटू 86400। ओके, तो ये हमको लैम्बडा मिल गया, और लैम्बडा का वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था। ये देखो यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन के अंदर है कि नहीं। तो इसलिए फिर जो लैम्बडा का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हमको इसको डिवाइड करना होगा 365 and at the same time 86400 also. So ये जो आंसर मिला है हमको, इसको भी अगर हमने वैसा कर दिया तो भी चलेगा। इसको हमको सिर्फ डिवाइड करना है 365 इंटू 86400। ओके, तो ये देखो कितना आता है। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये 350 इसको हम लिख सकते हैं आराम से। अगर ये 10⁻20 में से अगर 3 जीरोस कट कर दो तो ये 350 बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 350 into 10⁻⁹. Okay, and here it will be 365 as it is into 86400. yes, तो ये कैंसिल कर सकते हैं आराम से, और 10⁻⁹ मतलब इन शॉर्ट 1 अपॉन, इसको लिख देंगे 1 अपॉन 8.64 इंटू 10⁻⁴, और ऊपर जो 10⁻⁹ है वो उसको वैसे रखना है, जिससे कि हमको ये 10⁻⁵ बन जाएगा ऊपर। और यहाँ पे 1/8 मतलब कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.125 होता है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट 0.12 के आसपास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको ही हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁴ बैकबैरल। चेक 1.2 इंटू 10⁻⁴। yes, so this is 1.23 into 10⁻⁴ backpedal will actually be the correct option here. Okay, let's see the next one. Yes, read the question carefully. 280-day-old radioactive substance shows an activity of 6,000 disintegrations per second. 140 days later, its activity becomes 3,000 disintegrations per second. What was its initial activity? इस टाइप का सम हमने ऑलरेडी किया था, अगर आपको याद है। देखो ये सपोज हमारा टाइम लाइन, ये इनिशियल वैल्यू एन नॉट, ओके, और 280 डेज ओल्ड ओल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस शोज एन एक्टिविटी ऑफ 6,000 डीपीएस, मतलब 280 डेज के बाद उसका जो एक्टिविटी है वो कितना दिख रहा है हमको, 6,000 डीपीएस दिख रहा है। चलो ठीक है, एक्टिविटी को हमको एन नॉट से नहीं बल्कि ए नॉट से डिनोट करना होगा। इनिशियल एक्टिविटी विल बी ए नॉट, ओके, वो हमको पता नहीं कितना है।
बट जितना भी है उसका ये 280 डेज के बाद वो 6000 बन गया, ठीक है। और फिर उसके भी आगे जाके 140 डेज लेटर, मतलब और 140 दिन के बाद ये क्या हो रहा है, ये इस 6000 के बदले 3000 बन रहा है, ये 3000 बन गया देखो। तो इसका मतलब यहाँ जितना भी है उसका आधा यहाँ पे हो गया कि नहीं, करेक्ट है। तो अगर इधर से इधर तक आधा हो गया तो इसका मतलब यही उसका हाफ लाइफ पीरियड हो गया, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड मतलब जितना पहले होता है उस मतलब जितना भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है उसका आधा बनने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो इसलिए हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स 140, ओके, 140 डेज। और अगर हाफ लाइफ पीरियड 140 डेज है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाफ लाइफ गुजर गए, ये है 140 का एक और ये 140 का एक, ऐसे 2 हाफ लाइफ यहाँ पे ऑलरेडी पास हो गए और उसके बाद यहाँ पे 6000 मिल रहा है। इसका मतलब अभी अगर यहाँ पे 6000 है तो इसके हाफ लाइफ पीरियड के पहले मतलब यहाँ पे कितना हुआ रहेगा, जरूर 12000 रहा होगा, है कि नहीं। और अगर यहाँ पे 12000 है तो उसके और एक हाफ लाइफ पीरियड पहले मतलब यहाँ पे इनिशियली कितना रहा होगा, वो 24000 रहा होगा जरूर। इसका मतलब इसका 24000 ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है शायद नेक्स्ट इमेज में है। Yes, so here we can just see the answer, 24,000 DPS. Okay. So that means this B will be actually the correct option. Yes. समझा ठीक से? Okay, so let us stop this lecture here and continue the next lecture tomorrow. उसमें हम फिर सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और बचे हुए जो डाउट्स जो है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।